प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म आपके अपने विद्याकुल परिवार में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आ गए हैं आप सभी प्यारे प्यारे साथियों के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार सी क्लास, जिसका नाम होने वाला है अध्याय 3 से लेकर के अध्याय 5 तक। फिर से सुनिए, अध्याय 3, 4, 5 तीन पाठों का 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूं प्यारे बच्चे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मान लीजिए कि भाई परीक्षा से एक दिन पहले देख करके जाना भी जरूरी है। यानी कि आपके एग्जाम टाइम तक आपकी हेल्प करने वाले हैं इससे क्वेश्चंस। सीधा प्रश्न पूछे जाएंगे इस वीडियो से, देख लीजिएगा, लिख के रख लीजिए गारंटी के साथ प्यारे बच्चे। तो बिना किसी देरी के शेयर कर दो दबा के अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ। 3 से लेकर के 5 चैप्टर का 100 से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आपका ये बड़ा भाई आ गया है। बिना किसी देरी किए सभी साथी जुड़ जाइए फटाफट से और तैयार हो जाइए। 1 घंटा मुझे दे दीजिए, बस अपना आने वाला 1 घंटा मुझे दे दो। मैं आपको गारंटी करता हूं कितने नंबरों की, मैं आपको गारंटी करता हूं कम से कम 20 नंबरों की प्यारे बच्चे, जो कि इस पाठ से पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3, 4, 5। 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ गया है आपका ये बड़ा भाई सावन के इस बढ़िया शानदार से हफ्ते में। ठीक है, चलिए जल्दी से फिर सावन के महीने में स्टार्ट किया जाए एक बहुत ही शानदार सी क्लास। एक बार सभी साथी जुड़ जाओ, शेयर कर दो फटाफट सभी दोस्तों, मित्रों, साथियों को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है, बिना किसी देरी के शेयर कर दो दबा के। ठीक है, एक एक बच्चा कम से कम एक बार जरूर शेयर करेगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए प्यारे बच्चे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है। एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एम्पियर एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसे कर सकते हैं तो बताइए करके कैसे करेंगे। ये आपका प्रतिरोध दिया हुआ है कैपिटल आर, ये आपका दिया हुआ है विद्युत वाहक बल यानी कि ई का मान, और उसके बाद यहां पे दिया हुआ है 2 एम्पियर की धारा यानी कि आई का मान दिया हुआ है। कह रहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चे? आपको पता है, हमें पता है, फॉर्मूला बड़ा आसान है। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला ई बराबर होता है आई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लगाइए, फटाफट आंसर लाइए भाई। फॉर्मूला लगाइए, आंसर लाइए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर लाइए। चलिए भाई, बिहार बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन 2010 में, विद्युत वाहक बल का मान कितना दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट रख दीजिए। 1.5 वोल्ट बराबर कितना है? आई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, धारा कितनी दी है? 2 एम्पियर दी हुई है। कैपिटल आर का मान हमें पता है 0.05। ठीक है, स्मॉल आर का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, अब ये जो 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब अगर ये 2 गुणा होकर के इधर भाग में आ गया, 15 से 2 गया, कितना बचा? 7.5 ना, 0.75 आ जाएगा। तो बताओ, तो ये 15 से 2 गया तो 7.5 नहीं आ जाएगा? 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा प्यारे बच्चे, डिवाइड होगा तो। अब 7.5 तो नहीं आ सकता ना, तो 0.75 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0.05 प्लस में आर। अब भैया यहाँ पे जो ये प्लस में है इधर आएगा तो घटाए ना जाएगा? बताओ, ये हो जाएगा कितना? 0.75 माइनस में 0.05 बराबर आर। तो भैया घटा दीजिएगा तो 0.70 ना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.70। तो आर का मान आ जाएगा 0.70, ये आ जाएगा इतना ओम। कौन सा हो जाएगा सही आंसर? बताइए फटाफट से। 0.70 ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कैपिटल डी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से अपने सारे दोस्तों, मित्रों, साथियों को एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो दबा के अपने सारे दोस्तों, मित्रों, साथियों को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, 3 बार परीक्षा में पूछा है प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चे। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी का। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ऊर्जा या एनर्जी का मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है? कितनी जूल ऊर्जा होती है? कोई पूछ ले तो क्या कहोगे? 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा होती है।
ठीक है, इतनी जूल ऊर्जा होती है 1 किलोवाट घंटा में। याद रखना प्यारे बच्चे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट। समान रूप से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो ये होता है 10,000 ओम। कितना होता है प्यारे बच्चे? लगभग ये 10,000 ओम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 10 एम्पियर की धारा एक तार में 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। कितना कार्य करना होगा? 1500 जूल। आपको भी पता है, हमें भी पता है ना, कितना जूल? 1500 जूल। भाई 15 वोल्ट वी हो गया, धारा हो गई आई, और टी हो गया समय। तो कार्य का फॉर्मूला होता है वी आई टी। V को गुणा किया 15 को 10, 10 से गुणा किया तो हो गया 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हीट का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपॉन में 4.2, ये फॉर्मूला लगेगा। आई का मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चे? धारा दी है, आई का मान तो दिया नहीं है, ठीक है ना। मुझे क्या दिया है? वी का मान दिया है, और आर का मान दिया है, और टी का मान दिया है। ठीक है, जब वी आर और टी देता है और आपको ऊष्मा निकालने को बोल दे तो कितना, क्या गुस्सा हो जाओगे? क्या घबरा जाओगे? बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चे, आपको ये सब कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, यहाँ पे वी का मान दे दे, यहाँ पे आर का मान दे दे, यहाँ समय दे दे टी, तो ऊष्मा निकालने के लिए, हीट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी। ठीक है, और चूंकि सब सारा आंसर कैलोरी में दे रहा है ऊष्मा, तो बटे में 4.2 से डिवाइड भी कर दोगे, इतना काम कर दोगे। वी स्क्वायर का मान करोगे तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, समय टी है, मिनट में दिया है, सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 60 से गुणा कर दोगे। बटे में आर का मान कितना दिया है भैया? 5 ओम दिया है, और गुणे में 4.2। अगर इतना सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा पता है? 2800 कैलोरी आ जाएगा। 2800 कैलोरी आ जाएगा प्यारे बच्चे, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी साथियों को? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा सभी साथी। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग परीक्षा में पूछा है, 3 बार परीक्षा में पूछा है प्यारे बच्चे। क्या होता है? शून्य होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, शक्ति का मान बताओ। P बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। 3 बार परीक्षा में पूछा है प्यारे बच्चे। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी से आप पता लगा सकते हो इंपॉर्टेंस इसकी की परीक्षा में इतनी ज्यादा बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर इंटू घंटा। समय को टी से मल्टीप्लाई करो, धारा को अगर टी से मल्टीप्लाई करो तो मिलता है क्यू, यानी कि आवेश। किसका मिलता है? आवेश के बराबर होता है। टी क्या है? घंटा, समय है। एम्पियर क्या है? धारा है। धारा को समय से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा आपको आवेश। क्या मिलेगा? आवेश मिलेगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है? विद्युत वाहक बल की विमा होती है ml2t माइनस 3i माइनस 1। क्या हो जाएगा? ml2t माइनस 3a माइनस 1, ये होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, याद रखना, याद रखना, विद्युत वाहक बल की विमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शोषित विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? शोषित विद्युत ऊर्जा प्यारे बच्चे होती है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। किसके समानुपाती? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। मैं आज देखना चाहता था आप में सभी साथियों को कितना याद है चीजें। आज की आपका टेस्ट हो जाएगा फिर से। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह होता है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, किस तत्व का व्यवहार किया जाता है विद्युत हीटर में? जल्दी बता दो भाई। विद्युत हीटर में व्यवहार किया जाता है नाइक्रोम का। किसका व्यवहार किया जाता है? नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है प्यारे बच्चे, निकेल और क्रोमियम की बनी हुई मिश्र धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेलों जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होता है E1 R2 प्लस में E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। बहुत आसान प्रश्न है। E1 R2 प्लस में E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। याद रखना प्यारे बच्चे, भूलना बिल्कुल भी मत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च और निम्न, व्हीटस्टोन ब्रिज से दोनों प्रकार के प्रतिरोध, अगर आपके मान नहीं पता है तो दोनों प्रतिरोधों के मान ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन से प्रतिरोध? उच्च भी और निम्न भी, दोनों प्रतिरोधों के लिए जरूरी है कौन सा? व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो क्या जरूरी है? उच्च और निम्न प्रतिरोध जरूरी है व्हीटस्टोन सेतु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। क्या तुलना करता है व्हीटस्टोन सेतु से? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है प्यारे बच्चों प्रतिरोधों का। किसका तुलना करता है? प्रतिरोधों का तुलना करता है प्यारे बच्चे, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तांबे का कार्यफलन होता है, क्या होता है?
कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, क्या कह रहा है? किसी चालक के संवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है। डायरेक्टली रिलेशन होता है प्यारे बच्चे, सीधा संबंध होता है। ठीक है, वीडी जो है ना, वीडी बराबर होता है ई ई टाउ अपॉन में एम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो वीडी जो है डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबल होता है ई के लिए। यानी अगर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाओगे तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भैया किस पे निर्भर करता है? वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चे, वो तापमान बढ़ने से बढ़ता है। अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धातु के बने किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात 2018 सी में आया है। देखिए क्वेश्चन सी में पूछा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, सेट सी का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार देखोगे समझ जाओगे। धातु के बने किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो सबसे पहले एक घनाभ बना लो। क्या कर लो? एक घनाभ बना लो। घनाभ कैसे बनता है प्यारे बच्चे? आपको पता है, सभी बच्चों को पता होगा। घनाभ ऐसे बनता है, सबको पता है ना? ऐसे करके बना दो, घनाभ बन गया। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट, कितना ही आसान है। इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया यार, इसको ऐसे कर दिया, घनाभ बन के तैयार। घनाभ बन के तैयार है हमारा। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। तो चौड़ाई कहां पे होगी? चौड़ाई ये होगी, हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, ऊंचाई को भी x मान लेते हैं। दोनों चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? बराबर है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, मतलब लंबाई क्या है? चौड़ाई की दुगनी, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? लंबाई हो जाएगी सर 2x। लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है सर, क्लियर हैं। अब बताइए, मेरी बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। अब मान लीजिए कि कोई एक तार है प्यारे बच्चे, जो कि तार इधर से गया है, इधर से गया, और फिर वही तार कॉपी होकर के कहां से चला निकल गया? इधर से निकल गया। मतलब बीच में ये चालक है घनाभ वाला, इधर से तार निकल के उधर से निकल गया। धारा इधर से ऐसे बह रही है, ट्र ड्र, इसके अंदर से गई धारा, इधर से निकल गई इसे ड्र। अब आप बताओ मुझे प्रतिरोध का फॉर्मूला। प्रतिरोध का फॉर्मूला पता है? प्रतिरोध का फॉर्मूला सर होता है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में एल। ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का। लेकिन अगर आप आर बराबर निकालोगे तो हो जाएगा रो एल अपॉन में ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे मुझे एल का मान बताओ, लंबाई बताओ इस चालक की कितनी है। सर मैं इस चालक की लंबाई बताऊं तो लंबाई तो इसकी 2x हो गई, लंबाई इसकी 2x हो गई। तो यहां से मैं निकालता हूं आर बराबर, रो तो रो ही रहेगा, एल की जगह पे रखोगे 2x रखोगे। ठीक है सर। अच्छा, यहां पे क्षेत्रफल कैसे रखोगे? क्षेत्रफल का मान ये वाला, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये वाला बन जाएगा ना। फिर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा? सर इसकी लंबाई x है, चौड़ाई x है, लंबाई x चौड़ाई x, तो भैया ये इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल कितना हो गया? तो a की जगह क्या रखोगे? x इंटू एक्स, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होता है मालिक? होता है एक्स स्क्वायर। कितना होता है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो भैया x से x कट गया, कितना बचा? r बराबर बचेगा, r बराबर बचेगा रो 2 अपॉन में कितना? x। ये फॉर्मूला r का अभी बचा है, इसको r1 बोल दो। क्या बोल दो? r1 बोल दो, क्योंकि अभी एक कंडीशन और बनने वाली है, उसको ध्यान से देखना। दूसरी कंडीशन कौन सी बनने वाली है? दूसरी कंडीशन ये बनने वाली है कि भैया यहाँ पे त्रिभुज फिर से, मतलब घनाभ फिर से ऐसे बनेगा। ध्यान से देखना, चीजें समझ में आ जाती है, बहुत कठिन नहीं होती प्यारे बच्चे। आपका ध्यान ही सारा कुछ है कि आप ध्यान देते हो या नहीं देते हो। तो भैया यहाँ पे दूसरी बार घनाभ हम ऐसे बनाएंगे, और इसमें जब तार की बारी आएगी ना, तो तार अब ऐसे डालेंगे। देखो ऊपर से एक ऐसे, इसके बाद नीचे से ऐसे, इस तरीके। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर से तार गया, नीचे से निकला, बीच में हमारा क्या है? बीच में हमारा चालक है। लंबाई चौड़ाई आप जानते हो, लंबाई इसकी x है, सॉरी 2x है, इसकी चौड़ाई x है और ऊंचाई x है। अब अगर धारा प्यारे बच्चे इधर से आ रही है ना, ध्यान से सुनना, अब अगर धारा ऊपर से नीचे आ रही है ना, धारा अगर अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। जिधर से धारा आती है उधर से अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अब इसका चेंज हो गया। अब इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये बन जाएगा प्यारे बच्चे, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल का मान निकालोगे कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल का मान निकालोगे भैया, इसकी लंबाई हो गई 2x, चौड़ाई हो गई x, तो 2x इंटू एक्स, इसका क्षेत्रफल हो गया 2x इंटू एक्स, इसका क्षेत्रफल हो गया प्यारे बच्चे 2x स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 2x स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब इसकी लंबाई कितनी हो गई? दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी हो गई? लंबाई। अब इस चालक की लंबाई हो गई x, चालक की लंबाई हो गई x,
तो अब अगर इसका प्रतिरोध निकालोगे R2 मतलब दूसरी स्थिति में, तो कहोगे रो L अपॉन में A, और प्यारे बच्चे रो L की वैल्यू कितनी हो गई x, और क्षेत्रफल का मान कितना हो गया, क्षेत्रफल का मान हो गया 2x स्क्वायर, x से x कट गया, R2 बराबर कितना आ गया, R2 बराबर आ गया प्यारे बच्चे रो अपॉन में नीचे 2x, इतना आ गया, R2 का मान आ गया। अब देखिए दोनों को डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चे, अब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे डिवाइड, देखते रहना देखते रहना देखते रहना। अब R1 डिवाइडेड बाई R2 कर देंगे प्यारे बच्चे, R1 का मान कितना आ गया, R1 का मान कितना आ गया भाई, 2 रो बाई x, कितना हो गया 2 रो बाई x, 2 रो बाई में x, ये R1 हो गया। R2 का मान कितना हो गया, रो अपॉन 2x, रो अपॉन 2x। भैया कैसे करते हैं डिवाइड, बड़ा आसान है, ये ऊपर जा करके पलट जाएगा, यानी कि 2 रो अपॉन में x, ये पलट जाएगा ऊपर जा करके, क्या हो जाएगा 2x अपॉन में रो, रो से रो कट गया, x से x कट गया, ऊपर बचा 2 2 जा 4 और नीचे बचा कुछ नहीं यानी कि 1। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 का अनुपात कितना आ गया, R1 अपॉन R2 का अनुपात कितना आ गया, 4:1। ठीक है, 4:1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, अगर देखो तो कुल मिला के अनुपात पूछ रहा है तो 4 सही आंसर हो जाएगा हमारा। अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ पे अनुपात कितना हो जा रहा है, 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, R1 और R2 का अनुपात 4, ठीक है ना। नीचे तो हमने 1 जोड़ दिया था ना, 4/1 भी 4 ही तो हुआ, 4/1 4 ही तो हुआ। ठीक है, तो क्या अनुपात आ गया, 4 का अनुपात आ गया। ठीक है, कैसे निकालना है समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। आपको पता है, हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे फटाफट से, एक बार सभी बच्चे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक करते चलेंगे, सेशन को लाइक करते चलेंगे, एकदम से थम्स अप करते चलेंगे और शेयर करते चलेंगे प्यारे बच्चे। कितना हो जाएगा बताइए, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। आई बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे Q अपॉन टी, लेकिन कह दे प्रति सेकंड, प्रति सेकंड कहते ही समय टी बराबर हो जाएगा 1 सेकंड, प्रति सेकंड कहते ही समय क्या हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन में टी, क्यू की जगह पे रखोगे N इंटू ई अपॉन में, यहाँ पे टी की जगह कितना हो जाएगा 1 सेकंड। तो भैया आई की जगह पे धारा कितनी बह रही है, धारा तो बह रही है 3.2 एम्पियर की, 3.2 एम्पियर आई की जगह रख दिया बराबर। एन का मान हमें पता है क्या, हमें यही तो नहीं पता है, हमें तो यही तो निकालना है कि किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, हमें यही एन का मान तो चाहिए। एन बराबर एन इंटू में ई का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये तो हमें पता है सर। ठीक है, अब बताओ सॉल्व करो, इसे सॉल्व करना कठिन है क्या। 16 से भाई 1.6 से ये कट गया 2 बार में, ये गुणा में है नीचे आएगा तो, ये गुणा में है नीचे आएगा तो भाग में आ जाएगा, 2/10 की घाते -19 बराबर n हो गया, और -19 ऊपर चला गया तो कितना हो गया +19 हो गया भाई, 10 की घाते +19, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 × 10 की घाते +19 पहला नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे किया हमने देख लो फटाफट से, कैसे किया जल्दी से एक बार देख लो। आई बराबर Q अपॉन टी, टी बराबर 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड में चूंकि पूछ रहा है प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड। ठीक है, रख दिया यहाँ पे, n का मान रखा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, सॉल्व कर लिया। यदि किसी बंद परिपथ के किसी बिंदु के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, 0 होता है। मतलब क्या कह रहा है, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है प्यारे बच्चे। ये कहता है दूसरा नियम किरचॉफ का, ये भी कहता है, मैंने आपको बताया था किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। या फिर एक और चीज कहता है, वो कमेंट बॉक्स में आप बताओ। ठीक है, क्या कहता है, चलो आगे देखो। 1 फैराडे बराबर किसके बराबर होता है, 96500 कूलॉम के, किसके बराबर 96500 कूलॉम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो इनकी सम्मिलित शक्ति कितनी हो जाएगी। सम्मिलित शक्ति निकालनी है तो 24 वाट आ जाएगी। कैसे निकालोगे भाई, ये P1 आपको दिया हुआ है और ये P2 का मान दिया हुआ है, दो शक्तियां आपको दी हैं, P1 दिया है और P2 दिया है, तो क्या हो जाएगी सम्मिलित शक्ति, सम्मिलित शक्ति हो जाएगी 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। ये फॉर्मूला लगाइए, 1/P1 की जगह हो जाएगा 60, P2 की जगह हो जाएगा 40, 1/P। 40 और 60 का एलसीएम कितना हो गया, 6 4 जा 24, आपस में इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे 2400 हो जाएंगे, इससे गुणा होगा 40 एकम 40 प्लस में 60 एकम 60
ठीक है, 1/p के बराबर। अब 40/60 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 40/60 हो जाएगा 100, बटे में नीचे हो जाएगा 2400। भैया एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 1/p बराबर आया 1/24। ठीक है, तो 24 एकम 24, p बन जा, p गुणा कर लो तिरक, p बराबर आ जाएगा फिर से 24 वाट। कितना आ जाएगा, 24 वाट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, इसको बताइए कितना हो जाएगा। एक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.24 इंटू 10 द पावर 18, 6.24 इंटू 10 द पावर 18। याद रखिएगा ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला होता है 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे होते हैं। याद रख लो प्यारे बच्चे, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा अगर आपको याद रहेगी चीजें तो, ठीक है। अगर आपको चीजें याद रह जाती हैं तो आपको दोबारा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे देखो, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा। प्रतिरोध को आधा करोगे तो ऊष्मा का मान डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि H बराबर v²/r होता है, नीचे r आता है। अगर r का मान आधा कर दोगे, r/2 कर दोगे तो वही 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, किसके द्वारा मापा जा सकता है भैया, विद्युत वाहक बल तो विभवमापी ही नाप पाएगा, और इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि नाप दे, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि विद्युत वाहक बल को नाप दे, तो क्या नाम कौन नापेगा, विभवमापी नापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा प्यारे बच्चे, P बराबर होता है v²/r, ठीक है ना। प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा वो समझने से पहले इसका प्रतिरोध निकाल लो, इसका प्रतिरोध निकालोगे तो P बराबर हो जाएगा v²/r, जानते हो ना, यानी कि जिसका वाट ज्यादा होता है, जिसका वाट ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर आपको प्रतिरोध ज्यादा करना है तो वाट कम वाले का होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, यानी कि अगर आप प्रतिरोध ज्यादा चाहते हो, प्रतिरोध का मान ज्यादा चाहते हो तो वाट कम रखना पड़ेगा। इन दोनों में किसका वाट कम है, कौन से बल्ब का वाट कम है, तो कहोगे सर इस वाले बल्ब का वाट कम है, यानी 25 वाट वाले का क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा। बात समझ में आई, 100 वाट वाले का प्रतिरोध कम होगा, जिसका वाट ज्यादा उसका प्रतिरोध कम, जिसका वाट कम उसका प्रतिरोध ज्यादा, उल्टा रिलेशन होता है P और R के बीच में। याद रखना प्यारे बच्चे, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अनुपात 3 और 4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, उनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों की तुलना करें। समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर 3 और 4 के अनुपात में जोड़ लो तो 4 और 3, ठीक है। याद रखना समांतर क्रम में अगर जोड़ देते हो तो उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों की जब तुलना करोगे तो सिंपल है, H1/H2 बराबर कितना दिया है, 4:3 हो जाएगा। यहां पे जब R1 और R2 का अनुपात दिया हो ना 3:4, याद रखना समांतर क्रम में ये पलट जाते हैं, समांतर क्रम में ऊष्मा का अनुपात क्या हो जाता है, बस सिंपल रख दो, पलट जाते हैं, ठीक है। और श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में सेम रहेगा। अगर श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनमें उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण जो है 3:4 ही रहेगा, याद रखना। समांतर क्रम में ये हो जाएगा 4:3, इसको भी याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, लाल रंग का मान बताओ जल्दी से, लाल रंग का क्या मान होता है, BBR, मतलब कि 0 1 2 होता है लाल रंग का मान, कितना होता है, 2 होता है। याद रखना प्यारे बच्चे, इस तरीके के कार्बन प्रतिरोध होते हैं, आपको पता है कार्बन प्रतिरोध में विभिन्न रंगों की पट्टियां होती हैं, इसलिए कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत सूक्ष्म होते हैं और उसमें उसका मान लिखना संभव नहीं हो पाता। अब इतने छोटे होते हैं उसमें उसका मान कैसे लिखेंगे, कितने ओम का है, इसलिए उसको बहुत छोटा बनाया जाता है और इसकी रंगीन पट्टियां बना दी जाती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है सर W/Q, ठीक है, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम, तो 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर, ठीक है। चलो आगे देखो, 1 एम्पियर बराबर होता है, I बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, I बराबर Q/T होता है, यानी 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में बह रहा हो, 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में बह रहा हो तो 1 एम्पियर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में बह रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L, कौन सा हो जाएगा, R इंटू A/L, रो बराबर राल, याद करिए हमने बताया था आपको। T समय तक धारा I प्रवाहित करने के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है,
तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। याद रखना क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी। प्यारे बच्चे ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, ऊष्मा का परीक्षा में पूछा है प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को शेयर करते हैं और सभी साथी लाइक करते चलेंगे, दबा के बिल्कुल ऐसे लाइक करते चलेंगे फटाफट से, ठीक है। चलो, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के लिए कलर कोड का मान कितना होता है, BBROY। ग्रेट, तो 6 नहीं 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ग्रीन के लिए 5 होता है। याद करिए, हमने पूरी सीरीज आपको बताई थी, सिखाई थी, याद करिए जल्दी जल्दी। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीले रंग का मान कितना होता है, पीले रंग BBROY 4 होता है ना, पीले रंग के लिए क्या होता है, 4 होता है पीले रंग के लिए, ठीक है ना। चलो आगे देखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा होता है, भैया चांदी होता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है, समांतर क्रम में समान राशि भैया वो रहती है वोल्टेज, विभवांतर रहती है, विभवांतर समान रहता है सब में, ठीक है। चलो आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है, धारा घनत्व J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, आई अपॉन में ए। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सा सही है, गतिशीलता म्यू बराबर BD अपॉन में ई, म्यू बराबर BD अपॉन ई, म्यू बराबर BD अपॉन ई, बताओ फटाफट से, म्यू बराबर BD अपॉन ई। प्यारे बच्चे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में कौन सा सही है, P बराबर क्या हो जाएगा, वाट भैया लगा हुआ है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर W अपॉन में T होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड, ये हो जाएगा 1 वाट बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान 2022 में पूछा है, नीला रंग BBROY, ग्रेट ब्रिटेन, नीला रंग के लिए हो जाएगा 6 नंबर, कितना हो जाता है, 6 नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चे, नीला रंग के लिए कितना हो जाएगा, 6 नंबर। आप नंबर सोच लेना, दिमाग में सोच लेना नंबर फटाफट, गलत मत करना, परीक्षा में आ जाए पता लगा पूछ ले ग्रे रंग का बताओ, ग्रे को हिंदी में कहते हैं धूसर, याद रख लेना, ग्रे को हिंदी में क्या कहते हैं, धूसर रंग कहते हैं। कोई पूछ ले ग्रे रंग का कलर कोड क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, बता दो जरा, सोच के बता दो जरा से। यदि दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R और 2R का उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात, देख लो यहाँ पे प्रतिरोध का अनुपात पहले पता करो, ये प्रतिरोध को 1 दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 2, तो प्रतिरोधों का अनुपात जो है R1 और R2, R1 का मान दिया है R और R2 का मान दिया है 2R, भैया R से R कट गए तो कितना बचा, 1:2। प्रतिरोधों का अनुपात तो 1:2 दिया है, तो चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो ऊष्मा का अनुपात कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ऊष्मा का अनुपात H1 और H2 हमने अभी आपको बताया, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो पलटते नहीं है, ये 1:2 ही रहेगा। समांतर क्रम में जुड़े होते तो 2:1 हो जाता, समांतर क्रम में जुड़े होते तो 2:1 हो जाता, लेकिन श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिरोधों का अनुपात ऊष्मा का अनुपात सेम रहता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1:2 ही रहेगा। इसमें आपको बिना मतलब का दिमाग दौड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल आंसर टिक मारने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जब किसी अमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, अमीटर को शंट मार दोगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध घट जाएगा। कैसे घट जाएगा भैया, कोई अमीटर का खुद का कोई प्रतिरोध होता है, अब इसके नीचे अगर आपने एक शंट लगा दिया तो इसका अर्थ होता है कि भाई अब जो है समांतर क्रम बन जाएगा और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घटता है प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, घटता है। जब अमीटर का कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है जब उसे शंट करते हैं तो। नेक्स्ट मान बताइए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है, भैया अपसरित गति होती है। कैसी होती है, ड्रिफ्टिंग मोशन, कैसी होती है, अपसरित गति होती है, अपवाही वेग होता है, याद रखिएगा। कई बार यहाँ पे अपवाह वेग हो सकता है, कई अपसरित गति हो सकती है, बहुत अलग अलग प्रकार से आ सकता है, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़े हैं, उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा। भैया इसके प्रतिरोधों में अनुपात निकाल सकते हो, आप सभी निकाल सकते हो, तो निकाल देना फटाफट से। देखो यहाँ पे P1 दिया हुआ है, ये P2 दिया है और ये V का मान दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट में करता हूँ। P1 दिया हुआ है भैया 40, देखते जाना फटाफट से, बहुत तेजी से देखना, ठीक है। V1 दिया हुआ है मान लो 220, ठीक है, 220 वोल्ट। अब यहाँ पे भी कर दो, P2 बराबर दिया हुआ है 60 वोल्ट, सॉरी 60 वाट, और V2 बराबर दिया हुआ है 220। माने ये दोनों की कंडीशन में V1 और V2 दोनों सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है, तो पहले यहाँ का प्रतिरोध निकालो। P बराबर फॉर्मूला होता है V² अपॉन में R, ठीक है। तो प्रतिरोध निकालोगे, R बराबर कितना हो जाएगा, R उधर जाएगा तो P नीचे आ जाएगा, V² अपॉन में P हो जाएगा, ठीक है। तो R1 बोल दो इसे, V का स्क्वायर यानी 220
का स्क्वायर 220 गुणे 220। देखो कुछ काटना पीटना नहीं है, एकदम आसान है, कुछ काटना है ही नहीं कि काटने लग गए टाइम लग जाएगा, कुछ नहीं, एकदम टाइम नहीं लगता इसको करने में। पी का मान देखो नीचे रख दो 40, ठीक है, इसको ऐसे रखा रहने दो शांति से। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, R2 बराबर, R2 बराबर क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर यानी 220 गुणे 220, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, P का मान कितना है 60, नीचे रख दो 60। अब देखो यहाँ पे R2 आ गया, यहाँ पे R2 आ गया, यहाँ R1 आ गया, दोनों को डिवाइड मार दो, डिवाइड मारोगे अपने आप ही कट जाएंगे दोनों, ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, R1 अनुपाते R2 बराबर, देखो जब इसको डिवाइड करोगे बाबू ऊपर रखोगे कितना रखोगे 220 गुणे 220 और नीचे क्या रखोगे 40, ये हो गया, और नीचे क्या रखोगे R2 का मान कितना 220 गुणे 220 और बटे में नीचे क्या 60, ठीक है, ये रखा। अब देखिए कटेगा कैसे, ये 220 पूरा कट जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा 1/4, नीचे क्या बचा 1/6, घूम के ऊपर चले गए, जब ये घूम के ऊपर जाएगा प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा R1 अनुपाते R2 बराबर, ये घूम के ऊपर चला गया 6 अनुपाते 4 आ गया, दो के पाड़ा में काटोगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 3 अनुपाते 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 3 अनुपाते 2। फटाफट से सभी साथी लाइक करते चलेंगे दबा करके, ठीक है, 3 अनुपाते 2 हो जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एकदम आसानी से कर लिया हमने, कोई इसमें दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, एक तार का प्रतिरोध दिया हुआ है 500 ओम, इसकी विद्युत चालकता होगी, चालकता पूछ रहा है प्यारे बच्चे, क्या आप नहीं निकाल पाओगे चालकता का मान, क्या आप नहीं निकाल पाओगे, बड़े आसानी से निकाल लेगा मेरा एक एक साथी। जल्दी से एक बार लाइक करके शेयर कर दो भाई फटाफट से, ठीक है, लाइक कर दो यार, लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, बस ये गंदा काम है, ठीक है। प्रतिरोध अगर दिया हुआ है, आर का मान अगर मुझे दिया हुआ है प्यारे बच्चे, मुझे पूछ रहा है विद्युत चालकता, तो आपको पता है चालकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चालकता बराबर, जो चालकता होती है कंडक्टिविटी होती है प्यारे बच्चे, वो होता है 1 में प्रतिरोध, प्रतिरोध का उल्टा होता है, ठीक है, याद रखना। तो अब भैया चालकता का मान यानी सी का मान निकालना है, कंडक्टिविटी कहते हैं इंग्लिश में, कहीं कहीं पे इसे जी से भी प्रदर्शित करते हैं, कंडक्टिविटी यानी चालकता को कहीं कहीं पर जी से भी प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी, ठीक है, कहीं कहीं पर सी से प्रदर्शित करते हैं। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 1 में प्रतिरोध, आर का मान कितना दिया है 500 हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऊपर 2 से गुणा करो, नीचे 2 से गुणा करो, ऊपर 2 में 1000 हो जाएगा। अब 1000 हो गया प्यारे बच्चे, तो 3 बार पॉइंट शिफ्ट कर दो, 1 2 3, 3 बार पॉइंट शिफ्ट करोगे कितना हो जाएगा 0 0 0, कितना हो जाएगा सही आंसर 0.002 इतना हो जाएगा। और जो है चालकता का मात्रक होता है ये ओम इनवर्स होता है, या म्योह भी कहते हैं या फिर साइमन भी कहते हैं, तो 3 मात्रक इसके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओम इनवर्स लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 0.002 ओम इनवर्स, ठीक है, क्लियर है, सही आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में और उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों का अनुपात होता है, भैया 50 बार करा चुका हूं, एन स्क्वायर होता है, क्या होता है एन स्क्वायर होता है, ये परीक्षा में पूछा भी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, द्वितीय नियम किससे संबंध रखता है, पहला नियम तो आवेश से संरक्षित रहता है, दूसरा नियम ऊर्जा से संरक्षण रखता है, ठीक है, पहला नियम आवेश से, दूसरा नियम ऊर्जा से, तो ऊर्जा संरक्षण यानी दूसरा नियम, पहला नियम आवेश से संरक्षित, याद रखिएगा ये बात, भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, भैया मुझे सुग्राहिता बढ़ानी है विभवमापी की, तो सुग्राहिता के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, तार की लंबाई बढ़ा देना सबसे उचित होता है, ठीक है, तार की लंबाई बढ़ा दो, सुग्राहिता सेंसिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कहीं कहीं पे इसका आंसर आपको दिख सकता है धारा को घटाने पे भी, कहीं कहीं पर इसका आंसर आपको धारा को घटाने पर भी दिखता है, लेकिन प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ये राइट आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर होता है लंबाई को बढ़ानी चाहिए, ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चे। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। अब आता है चैप्टर नंबर 4, क्या होता है चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़ जाइए, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें ताकि, ठीक है, चैप्टर 4 स्टार्ट। क्लियर, शेयर कर दो यार दबा के सभी साथी। देखो ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, उस पाश पर चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण आपको कई बार निकलवा चुका हूं, 2ba² अपॉन में म्यू नॉट रूट में पाई, ये आता है प्यारे बच्चे चुंबकीय आघूर्ण एम का मान, ठीक है, ये आता है प्यारे बच्चे। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन यही है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन क्या है, यही हमारा डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। चलो आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, उस पाश पर चुंबकीय आघूर्ण होगा, फिर से वही क्वेश्चन है क्या, अरे ए और ए रिपीट हो गया, चलो यही डी है, ठीक है,
मतलब ये पहला नंबर ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। चुंबकीय क्षेत्र की विमा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की विमा 2016 में क्वेश्चन पूछा है। चुंबकीय क्षेत्र की विमा भैया L0 जहां देख लेना वही मार देना, L0 जहां देख लेना वही टिक मार देना, ठीक है। L0 होता है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र की विमा में L का मान 0 होता है, मतलब लंबाई लंबाई नीचे ऊपर कट जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा में L0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है। जब किसी एमीटर को शंट करोगे तो उसकी माप सीमा क्या होती है प्यारे बच्चे? बढ़ती है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से। एक आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट है, ठीक है। इसकी अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट अपॉन 8 होगा? कई बार इसको प्रूव करवा चुका हूं, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर क्या होगा, √3r हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं, लेकिन इसमें जाएगा टाइम, कोई बात नहीं। अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हो, मैं टाइम लेने के लिए भी तैयार हूं। देखो x की वैल्यू ये हो जाएगी, बिंदु P पर निकालना है, मैं फॉर्मूला बता देता हूं, आप निकाल लेना बड़े आसानी से, ठीक है। सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B0 बराबर μ0 अपॉन में 2, ठीक है, I अपॉन में R, ये होता है प्यारे बच्चे। अगर इसकी रेडियस R है तो इसके सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ये होती है। अब पूछ रहा है कि इससे x दूरी पर बिंदु P पर यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यही B0/8 है, ठीक है, B0/8 है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 है, लेकिन यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला क्या है? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है, फॉर्मूला होता है B बराबर μ0 अपॉन में 2 n i, n तो यहाँ पे फेरों की संख्या एक ही है फिलहाल, तो IR² अपॉन में R² प्लस x² की पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे निकालते हैं। और b की जगह पे क्या रखोगे? B0/8 रखोगे, b की जगह B0/8 रख दोगे, B0 की वैल्यू ये रख दोगे, उठा करके निकल आता है बड़े आसानी से, कटता पिटता है थोड़ा से फिर निकल आता है, ठीक है। क्या निकल के आएगा? √3r, ये संबंध निकल आएगा, ठीक है। चाहते हो मैं निकाल दूं तो मैं निकाल देता हूं, जल्दी बताओ। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसका मान निकाल दूं तो मैं निकाल दूं, तो निकाल दूं, ठीक है, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग गायब क्यों हो? एक बार शेयर कर दो वीडियो को दबा के अपने दोस्तों मित्रों साथियों को। सर पता ही नहीं चलता ये क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अरे भैया ये फॉर्मूला लगेगा और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आपको पता है ना केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा, तो केंद्र से x दूरी पर मान लो, x दूरी वही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा दो। अब देखो b की जगह पर मैं आपको बताता हूं, b की जगह पर क्या लगाओगे? b की जगह पर रख दो, b की जगह पर कितना रखोगे? B0 अपॉन में 8, ये उठा के रख दो, क्योंकि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो प्रश्न में हमें दिया हुआ है, कितना दिया है? B0/8, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले ही दिया हुआ है, तो b की जगह उठा के रख दो। रखोगे तो कितना हो जाएगा? चलो मैं रख के सॉल्व ही कर देता हूँ, इतनी दिक्कत है तो मैं रख के सॉल्व ही कर देता हूँ भाई। B0/8 बराबर कितना हो जाएगा? μ0 अपॉन में 2 IR² अपॉन में नीचे R² प्लस x² की पावर कितनी? 3/2, ठीक है। अब b की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, B0 की जगह पे वैल्यू पुट करोगे कितना हो जाएगा? μ0 अपॉन में 2 I/R। B0 की जगह वैल्यू रख दो, μ0 अपॉन में 2 I/R, कितना हो जाएगा? μ0 अपॉन में 2 I/R, ये फॉर्मूला हो गया, बटे में 8, ठीक है, बराबर μ0 अपॉन में 2 IR² अपॉन में R² प्लस x² की पावर कितनी? 3/2। देखो कैसे सॉल्व करना है, B0 की वैल्यू उठा के रख दी, ठीक है। चलो अब आगे बताओ। अब भैया बताओ, यहाँ पे ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके साथ आ जाएगा μ0 अपॉन में 2 इंटू में 8 आ जाएगा, इंटू में I अपॉन में R आ जाएगा, बराबर μ0 अपॉन में 2 पहले ही बैठा है, IR² है, नीचे R² प्लस x² की पावर कितनी है? 3/2, ये ऐसे बैठा हुआ है। अब आगे बताओ, कुछ कटेगा? कुछ कटेगा दोनों साइड? यस सर कट जाएगा। क्या कट जाएगा दोनों साइड? देखोगे ध्यान से, μ0 से μ0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। I से I भी कट गया दोनों साइड, बस नीचे बचा 8R, ये भाग करके उधर चला जाएगा, ये भाग करके उधर चला जाएगा, तो 8R अगर भाग के उधर चला गया तो बन जाएगा 8R³, ये बन जाएगा, बात समझ में आई। और ये पूरा R² प्लस x² की पावर 3/2, ये पूरा भाग के इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? R² प्लस x² की पावर कितनी? 3/2, ये भाग के इधर आ गया। अब देखो, अब देखना ध्यान से, इसका जो क्यूब है इधर आएगा, क्यूब रूट बना लो। इसका जो क्यूब है यहाँ पे पावर 3 है ना, ये पावर इधर आएगी तो इसका घनमूल बन जाएगा, इसका घनमूल बन जाएगा। और घनमूल बनेगा तो 8 से कितना निकलेगा? घनमूल से 8 से निकलेगा भैया 2, और R³ से निकलेगा R। 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है, R³ का क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये घनमूल का क्यूब तो हट गया, क्यूब तो हट गया, इसका जो यहाँ पे लगा हुआ था क्यूब तो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1।
कितना हो जाएगा 1/2। अब ये 1/2 हो जाएगा प्यारे बच्चे तो वर्गमूल कहते हैं इसे क्या कहते हैं वर्गमूल। 1/2 पावर को वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल इधर से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा वर्गमूल इधर से इधर आएगा तो चलो वर्गमूल को भी इधर से इधर भेज दो। वर्गमूल को इधर से इधर भेजोगे तो ये वर्ग बन जाएगा। 2r का वर्ग कितना हो गया 4r²। मतलब कुल मिला के हमारे पास संबंध क्या बनता आ रहा है r² + x² एक साइड पे है और इधर क्या बन गया 4r² बन गया। तो भैया प्लस r² इधर आएगा तो x² बराबर 4r² माइनस में r² कितना हो गया 3r² बराबर x²। x बराबर कितना आ गया रूट में 3r²। r² से तो r बाहर निकल आएगा r² से तो r बाहर निकल आएगा लेकिन 3 फंसा रह गया रूट के अंदर। x बराबर हो जाएगा √3r। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। इतना ही आसानी से हमने चीजों को करना है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है बहुत ज्यादा किसमें प्रयास नहीं है एकदम आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है क्या हो जाएगा √3r ये सही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए जल्दी से इसका मान क्या हो जाएगा। एक सीधे चालक से I एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। भैया फॉर्मूला ही कम से कम याद कर लो कम से कम देख के फॉर्मूला ही याद कर लो। ठीक है क्या हो जाएगा μ0/4π 2y/r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एक आवेश Q से विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा। बल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे जल्दी बता दो फटाफट। बल कितना लगेगा बल लगेगा भैया QE B वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर। कौन सा सही हो जाएगा ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा संयुक्त उपस्थिति में यानी लॉरेंज बल पूछ रहा है। कौन सा बल पूछ रहा है लॉरेंज बल पूछ रहा है। कौन सा मान हो जाएगा हमारा C नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखना भूलना मत। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो ठीक है तो कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है कण की संवेग की दिशा बदलती रहती है। ठीक है संवेग की दिशा बदलती रहती है ठीक है ना। कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है। वेग का परिमाण तो अचर रहता है वेग का परिमाण नहीं बदलता। ठीक है वेग अचर रहता है वेग बदलता है क्योंकि वेग की दिशा बदल रही होती है तो संवेग की दिशा बदलती रहती है। ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ये सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सवाल लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A2A और 6A है उनके चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात हो जाएगा। ये बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A2A और 6A है तो भैया एक का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है एक का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है A। दूसरे का कितना दिया है दूसरे का कितना दिया है भैया 2A। ठीक है इसका डबल कर दो दूसरे का और तीसरे का दिया है 6A। ठीक है 3 अलग अलग लंबाई है। एक का दिया हुआ है A इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसके क्षेत्रफल को इसको कर देंगे 2A इसको कर देंगे 6A। ठीक है इसको क्या कर देंगे इसको कर देंगे 6A। ऐसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चे डरना बिल्कुल नहीं है बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको ये समझना होगा पहली बात आपको ये समझना होगा मैं खड़ा हूं यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है मैं खड़ा हूं यहाँ पे। ठीक है परेशान नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना है A है इसका क्षेत्रफल कितना है 2A है इसका क्षेत्रफल कितना है 6A है। मुझे कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात बताइए। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला जानते हो कितना आसान होता है चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m = स्मॉल m × 2l। एक फॉर्मूला होता है वो तो यहां नहीं लगेगा सीधी बात कह रहा है। ठीक है तो एक फॉर्मूला होता है I × में a तो m1 बराबर हो जाएगा I × में a। m2 बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा I × में 2a। ठीक है m3 बराबर कितना हो जाएगा I × में 6a। बात समझ में आई। तो यहां पे क्या ये 6 गुना हो गया। अगर इसको निकालोगे कितना हो जाएगा m2 बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 आगे कर लो I × a तो m1 के बराबर है तो m2 बराबर कितना हो जाएगा m2 बराबर हो जाएगा 2m1 यही हो जाएगा ऐसे। हाँ सर m3 बराबर कितना करोगे m3 बराबर हो जाएगा सर 6 आगे कर लोगे I × a तो m1 के बराबर है तो m3 बराबर कितना हो जाएगा 6m1 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चे m1 m2 और m3 में जो अनुपात आया है वो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। क्या लिख देंगे जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है उनके चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात भी कितना हो जाएगा 1 2 और 6 के अनुपात में आ जाएगा। चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात भी कितना हो जाएगा। ठीक है चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात भी कितना हो जाएगा बिल्कुल वही हो जाएगा। ठीक है ना बात समझ में आई 1 2 और 6 के अनुपात में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज रूप में पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उदाग्रता नीचे की दिशा में विद्यमान है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाएगा बल लगाया जाएगा दक्षिण दिशा में। किधर लगाया जाएगा दक्षिण दिशा में प्यारे बच्चे बल लगेगा। ठीक है ये मैं आपको बता चुका हूं किधर लगेगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है। पूर्व दिशा किधर की तरफ है इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन गति करेगा। धारा उल्टी दिशा में बहेगी। इलेक्ट्रॉन अगर पूर्व दिशा में बहेगा गति करेगा धारा इसे पश्चिम दिशा में बहेगी। ठीक है याद रखना
इलेक्ट्रॉन पूर्व दिशा में गति करेगा तो इसके कारण धारा किधर बहेगी, पश्चिम दिशा में। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ लगेगा, फ्लेमिंग का बायां हाथ कहेगा कि धारा अगर इधर बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है, नीचे की दिशा में, उधर करता नीचे की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र अगर नीचे की दिशा में है प्यारे बच्चे, तो इस पर बल किधर लगेगा, बल लगेगा अंगूठे की दिशा में, यानी कि बाहर की तरफ। ठीक है, तो अगर पूरब इधर माने हो, पश्चिम इधर माने हो, उत्तर बोर्ड के अंदर होगा, दक्षिण बोर्ड के बाहर होगा, यानी दक्षिण दिशा में इस पर बल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लॉरेंज बल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। F इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस में ई, वी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, F इज इक्वल टू क्यू बाहर, ई वेक्टर प्लस में वी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, ये क्या कहलाता है, लॉरेंज बल का सूत्र है प्यारे बच्चे। याद कर लो, याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में डाल लो। लॉरेंज बल का सूत्र है, 3 बार परीक्षा में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित M का चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान टाउ बराबर M वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर होता है। बहुत आसान प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श मीटर जो होता है उसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता। आदर्श मीटर में किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होता है, शून्य प्रतिरोध होता है, याद रखना। ठीक है, चलो 2019 में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अमीटर का प्रतिरोध होता है, बहुत कम होता है। जो नॉर्मल अमीटर भी होते हैं उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगर प्रतिरोध हो जाएगा तो धारा का सही मापन कैसे करेगा, प्रतिरोध होगा तो धारा का सही मापन कैसे करेगा। ठीक है, इसलिए इसका मान क्या होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट वन बताइए, चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेग से गतिशील क्यू आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, ये होता है बल का मान। याद रखना प्यारे बच्चे, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है भाई, वोल्ट मीटर तो विभवांतर नापता है। क्या नापता है, विभवांतर नापेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। गैल्वेनोमीटर नियतांक C अपॉन में नैब। ठीक है, C अपॉन में नैब होता है गैल्वेनोमीटर नियतांक। याद है, भूल गए, याद है, भूल गए, नहीं याद है, अरे बड़ा आसान होता है। क्या होता है सर गैल्वेनोमीटर नियतांक, आपको याद है टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर हम लोग लिखते हैं C फाई। ठीक है, टाउ बराबर क्या लिखते हैं, C फाई बराबर हो जाता है NIAB, इसके बराबर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यहां से हम लोग लिखते हैं। अब भैया यहां से अगर हम लोग फाई बराबर लिखेंगे ना, पाई बराबर या आई बराबर लिखेंगे, तो आई बराबर हम जब लिखते हैं C अपॉन में नैब, C अपॉन में नैब। ठीक है, आई बराबर लिखते हैं तो C अपॉन में नैब इनटू में फाई, ये लिखते हैं। ये पूरा एक कांस्टेंट की तरह व्यवहार करता है, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर नियतांक। ठीक है, आई C फाई बराबर क्या होता है, NIAB, तो यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा, NAB गुणा है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, C अपॉन में नैब इनटू में फाई। ठीक है, C अपॉन में नैब एक प्रकार से गैल्वेनोमीटर नियतांक की तरह व्यवहार करता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की तरह व्यवहार करता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा C अपॉन में नैब प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, M बराबर NIA। धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण याद रखिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्या हो जाएगा, M बराबर NIA। भैया एक बार लाइक करते चलेंगे सभी साथी फटाफट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में बायो सेवर्ट नियम सदिश समीकरण कौन सा सही स्वरूप है। सदिश समीकरण बायो सेवर्ट नियम का कौन सा सही स्वरूप है, बताओ। म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई DL वेक्टर क्रॉस में R वेक्टर, क्या हो जाएगा, अपॉन में R क्यूब, नीचे जहां R क्यूब देख लेना वही मार देना, जहां पे नीचे R क्यूब देख लेना वही टिक्का मार देना, कहानी खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी और धारा आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा। त्रिज्या क्या कह रहा है, दुगनी कर दो और धारा को आधी कर दो तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। ठीक है, त्रिज्या को दुगनी कर दो मतलब R का मान क्या कर दो, डबल कर दो, तो R का मान डबल करोगे तो ये 2R हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, धारा आधी कर दी जाए, मतलब इसमें धारा I बह रही है तो इसमें धारा कितनी बहे, आधी, यानी I/2 बहे। ठीक है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा I इंटू में A, और एक जगह पे रखेंगे पाई R स्क्वायर, ये हो जाता है इसका चुंबकीय आघूर्ण। इस वाले का चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, इस वाले का चुंबकीय आघूर्ण रखोगे M2, इसका M1 बोल दो, इसका M2 बराबर कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। I इंटू ए, धारा इसमें कितनी बह रही है, धारा बह रही है I/2। ए क्षेत्रफल की जगह रखोगे पाई R स्क्वायर, तो रखोगे पाई, और R इसकी त्रिज्या 2R है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4R स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 2 बाहर आ जाएगा, 2I पाई R स्क्वायर बचेगा, और I पाई R स्क्वायर की जगह रख दोगे कितना, M1, क्या रख दोगे, M1। तो कितनी हो गई, कितना आ गया चुंबकीय आघूर्ण, कितना आ गया चुंबकीय आघूर्ण भैया, डबल हो जा रहा है, चुंबकीय आघूर्ण डबल हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश v वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। भैया बल रेखाओं के समांतर कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कोण बनाएगा नहीं,
बल बल रेखाओं के, कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन, बल रेखाओं के अगर समांतर चल रहा है तो उस पर क्यों बल लगेगा, वो तो सीधा निकल जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, शून्य बल लगेगा प्यारे बच्चे, ठीक है, याद रखना हमेशा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है। अगर समान दिशा में समान वेग से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा और वो फैलने की कोशिश करेंगे। कैसा करेंगे, फैलने की कोशिश करेंगे, यानी अपसरित होंगे, वो कैसे होंगे, अपसरित होंगे, फैलने की कोशिश करेंगे। जब उनके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चल रहे हैं, प्रतिकर्षण करके फैलेंगे, फैलेंगे तो इसे कहते हैं अपसरित, फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपसरित कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है सदैव कुंडली के तल के लंबवत रहता है। मतलब कुंडली अगर ऐसी है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा तल के लंबवत रहेगा, याद रखना प्यारे बच्चे, ठीक है, तो तल के लंबवत होगा, कुंडली के तल के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, 2024 में पूछा था भैया। टेस्ला मात्रक होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, एक नहीं है प्यारे बच्चे, वो है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये मात्रक है म्यू नॉट का, किसका मात्रक है, म्यू नॉट, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता या माध्यम की चुंबकशीलता, एक प्रकार से कह लो चुंबकशीलता का मात्रक है ये, ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चे। तो ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, चुंबकशीलता का मात्रक यहां पे लिख दिया गया है। इससे आपको चुंबकशीलता का मात्रक भी याद हो गया, क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान होता है, धारा के मान किसके अनुपात होता है, जितनी धारा बहाओगे उतनी ज्यादा कुंडली विक्षेप करती है, तो धारा का मान निर्भर करता है विक्षेप कोण पर, धारा का मान निर्भर करता है किस पे, विक्षेप कोण पर, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। जितनी ज्यादा धारा बहेगी गैल्वेनोमीटर की कुंडली उतनी ही ज्यादा घूमती है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब चैप्टर 5 आ गया, चैप्टर 5 आ गया। एक बार सभी साथी शेयर कर देंगे, दबा के एक बार फिर से शेयर करो भाई, फटाफट से सभी साथी शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो, फटाफट 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 शेयर करो, जल्दी से इसे लगाते हैं। चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति, ध्रुव की जो ताकत होती है उसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, क्या होता है, एम्पियर मीटर। भैया ये आपको वन शॉट में सब कुछ कराया जा चुका है, आज मैं इसके ऑब्जेक्टिव करा दूंगा सारे, ठीक है, 4 बार परीक्षा में पूछा है प्यारे बच्चे, 4 बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पांच द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होता है, बल आघूर्ण का मान कितना होता है, टाउ बराबर एमबी, टाउ बराबर एम वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर होता है, 2 बार परीक्षा में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, 2 समान टुकड़ों में तोड़ोगे प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण m/2 हो जाएगा, आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, भैया दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर ध्रुव की तरफ होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, साउथ से नॉर्थ होती है, -m से +m की तरफ होती है, याद करिए, पता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक तार जिसका चुंबकीय आघूर्ण m है, l लंबाई और r त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार के रूप में मोड़ा गया है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, नया द्विध्रुव आघूर्ण इसका हो जाता है 2m/π, कितना हो जाएगा, 2m/π इसका नया द्विध्रुव आघूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, चौगुना बढ़ाओगे तो आधा हो जाएगा, आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा प्यारे बच्चे, वो नीचे पावर, नीचे जो 4 होता है वो बाहर आ जाता है 2 के रूप में, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का इकाई मात्रक कितना होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2016 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा टेंजेंट नियम के लिए सही है, तो टेंजेंट नियम कहता है BV बराबर BS tan थीटा, BV बराबर BS tan थीटा, तो यहाँ पे ये BV बराबर BS tan थीटा के रूप में टेंजेंट नियम बनता है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है W बराबर MB1 - cos थीटा, याद रखना W बराबर MB1 - cos थीटा, ये हो जाएगा सही आंसर। भैया एक बार शेयर कर दो दबा के अपने दोस्तों मित्रों साथियों को, बहुत यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है, इस जंग को एंजॉय करना है, सभी साथियों को शेयर कर देना है, ठीक है। चलो जा देखते हैं जितनी बिहार में सारे साथियों तक ये वीडियो पहुंचती है कि नहीं, सारे साथियों तक पहुंचाओ, ताकि जो आने वाली क्लास रहे प्यारे बच्चे, सैटरडे को मैं आपके लिए 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला सकूं, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। फिर से सुनिए मेरी बात, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक आपके सब्जेक्टिव की तैयारी कराने के लिए आपका ये बड़ा भाई 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा है, 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी साथियों के लिए लेकर के आ रहा हूं। कब लेकर के आ रहा हूं आपको पता है, सैटरडे को सुबह इसी वक्त लेकर के आऊंगा 7 बजे 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप सभी को बिल्कुल तैयार रहना है, तैयारी के साथ, ठीक है। चलो
चुंबकीय आघूर्ण होता है, बताइए 2022 में कितना हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण भैया? M इज इक्वल टू NIA हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है? छोटे चुंबक के लिए अक्षीय बराबर कितना होता है? 2b निरक्षीय। ठीक है, जो अक्षीय होता है, अक्षीय का मान होता है वो निरक्षीय के दुगने के बराबर होता है। क्यों सर, ऐसा कैसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो अक्षीय का फॉर्मूला होता है ना प्यारे बच्चे, अक्षीय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में r क्यूब, ये होता है अक्षीय का। और जो निरक्षीय का फॉर्मूला होता है, निरक्षीय का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में r क्यूब, ये होता है प्यारे बच्चे। अब आप बताओ, क्या अक्षीय वाला दुगना नहीं है? क्या अक्षीय वाला दुगना है ना निरक्षीय वाले के? तो निरक्षीय वाले का दुगना है अक्षीय वाला, याद रखना। ठीक है, तो अक्षीय वाला निरक्षीय वाले के दुगना है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट याद करो। दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक, आवर्तकाल का व्यंजक भैया मैंने प्रूव करवाया था, आपको याद होगा। आवर्तकाल का व्यंजक क्या हो जाएगा? T बराबर 2 पाई I अपॉन में MB, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी और धारा आधी कर दिया, जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? त्रिज्या दुगनी और धारा आधी, हमने तो अभी पढ़ा है इसे, हमने तो अभी पढ़ा था इसे। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी और धारा आधी कर दे तो दुगना हो जाता है, हमें अभी पढ़ा ना, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण दुगना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? पृथ्वी का अर्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण पूछे, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण नहीं, चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा रहा है। अर्थ का अगर आपसे चुंबकीय आघूर्ण पूछ ले तो होता है 8 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला। क्या हो जाएगा? जूल प्रति टेस्ला। यहां से एक चीज और सीख रखे हो, क्या सीखे? कि चुंबकीय आघूर्ण का एक और मात्रक होता है जूल प्रति टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण का एक और मात्रक आया है जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, ये भी याद रखना, कई बार ये भी पूछ लेंगे, ऐसे घुमा देता है आपको, घुमा देता है आपको, घुमा देता है आपको, कई बार जूल प्रति टेस्ला दे देगा चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील करने पर इसकी दोलन गति कैसी होती है? भैया इसकी दोलन गति अवमंदित हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, अवमंदित हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से। किसी m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n टुकड़ों में काटने पर इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? n बराबर टुकड़ों में काट दोगे किसी चुंबक को तो इसका चुंबकीय आघूर्ण m/n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m/n प्यारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। ध्रुव प्रबलता से r दूरी पर चुंबकीय विभव, चुंबकीय विभव का मान होता है प्यारे बच्चे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में r। ठीक है, ये होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में r, 2024 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। याद करिए, चुंबकीय सुई हमारी खड़ी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? निर्वात में कोई चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं होती, शून्य होता है निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गतिशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? म्यू बराबर होता है B/H। गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे? या सॉरी, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर होता है B/H। ठीक है, याद रखना। यहीं से एक फॉर्मूला अभी निकलेगा, H बराबर निकलेगा, पूछेगा तो आपका फॉर्मूला क्या बताना पड़ेगा? H बराबर हो जाएगा B अपॉन में म्यू। लेकिन अगर ये निर्वात की बात कर दे तो B नॉट अपॉन में म्यू नॉट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, H बराबर भी पूछ सकता है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा? B/H, म्यू बराबर B/H, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र और नमन कोण B का क्षैतिज घटक BH और B का उदग्र घटक BV हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? उदग्र घटक और पार्थिव घटक ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, घबरा जाओगे क्या? नहीं घबराओगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है क्षैतिज घटक होता है BH बराबर BE cos थीटा। क्षैतिज घटक क्या होता है पृथ्वी का? BH बराबर BE cos थीटा। 2 बार आपको वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, वन शॉट में भी बता चुका हूं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, ध्रुवों से अगर विषुवत रेखा की तरफ आओगे तो नमन कोण का मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे होगा घटता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा? चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में संबंध क्या होता है? ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई एक बार सीख लो क्या होता है प्यारे बच्चे। ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई, जैसे मान लो कोई चुंबक है, मान लीजिए कोई चुंबक है, अब इसमें प्यारे बच्चे नॉर्थ पोल यहां पे हो गया और साउथ पोल यहां पे हो गया, नॉर्थ पोल यहां, साउथ पोल यहां प्यारे बच्चे। अब यहां पे अगर मैं बीचों बीच से ऐसे इसको काट दूं तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो ध्रुवों के बीच की दूरी होती है ना, ध्रुवों के बीच की दूरी, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई। जो ध्रुवों के बीच की दूरी होती है वो प्रभावी लंबाई कहलाती है प्यारे बच्चे, ये याद रखना। ठीक है, तो ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? प्रभावी लंबाई कहलाती है। और इसकी प्रभावी लंबाई कितनी होती है बताइए जरा से? 2L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्रभावी लंबाई? 2L प्यारे बच्चे। तो ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L हो जाती है। डन है, इतनी बातें समझ में आई। इसी को कहते हैं
इसको कहते हैं जो चुंबकीय लंबाई, इसी को कहते हैं चुंबकीय लंबाई LM। ठीक है सर, ज्यामितीय लंबाई क्या होती है? ज्यामितीय लंबाई भैया यहां से लेके यहां तक का नाप ले लो, इसे कहते हैं ज्यामितीय लंबाई LG। ये ज्यामितीय लंबाई कहलाता है। ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है वो चुंबकीय लंबाई कहलाती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की लंबाई चुंबकीय लंबाई। और चुंबक को अगर नॉर्मली नाप लो, जैसे ये पूरा चुंबक है भैया, यहां से लेके यहां तक का लंबाई नाप लीजिए, ज्यामितीय लंबाई। ध्रुव थोड़ा अंदर होते हैं, ध्रुव जो है सिरे से थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, सिरे से थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं। ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है? चुंबकीय लंबाई। ठीक है ना, क्लियर है? तो कौन सा संबंध होता है फिर इनमें, LG और LM में? तो LG बराबर होता है 5/6 LM, सॉरी LM बराबर हो जाएगा 5/6 LG। LG का 5/6 करोगे तो क्या मिल जाएगा? LM मिल जाता है। ठीक है, LM मिल जाता है 5/6 LG का करने पर, तो LM बराबर हो जाएगा 5/6 LG। ये फॉर्मूला। अगर आपको चुंबकीय लंबाई निकालनी है तो ज्यामितीय लंबाई का 5/6 होगा। लोहा होता है प्यारे बच्चे, लौह चुंबकीय होता है। लोहा क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। आपको पता है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण हो तो टैन डेल्टा का व्यंजक क्या हो जाएगा? टैन डेल्टा प्यारे बच्चे होता है BV और BH का अनुपात। आपको कितनी बार बताया गया है? अगर आपने ये नहीं देखा है वीडियो तो भूचुंबकत्व नाम से एक वीडियो ले आया था मैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बता रखा था BV/BH होता है। नहीं तो वन शॉट में भी तो इसको बता रखा है, वन शॉट में भी बता रखा है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? भैया स्थिर होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? स्थिर होती है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबक के सुई के दोलन काल की आवृत्ति कितनी हो? दोलन काल की आवृत्ति n हो तो n हो दोलन काल की आवृत्ति, तो भैया फॉर्मूला होता है T बराबर 2π I/MB। ये फॉर्मूला होता है, याद करिए, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे BH यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन काल की आवृत्ति है, आवृत्ति भैया कैसे निकालते हैं? तो जो दोलन काल होता है ना, इसी को उल्टा कर देते हैं तो आवृत्ति निकल आती है। यानी 1/n बराबर हो जाएगा 2π I/MB। अब ये भैया पलट जाएंगे, n बराबर तो हो जाएगा 1/2π अंडर रूट में, ये पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? MB/I हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, मतलब n का मान निकालना है तो ये हो जाएगा। ठीक है सर, कह रहा है कि यहां तो हमको सिर्फ BH से लेना देना है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से लेना देना है बस। अगर चुंबकीय क्षेत्र से लेना देना है बाकी सबको कांस्टेंट कर दो। बाकी सबको कांस्टेंट करोगे तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ B से हमें लेना देना है, तो ये रूट में B ऐसे बचेगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी का क्षैतिज घटक ले रहा है, पृथ्वी का क्षैतिज घटक BH ले लो। पृथ्वी का क्षैतिज घटक ले रहा है तो BH लिख लो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या लेना देना है। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे इसका रूट है, इधर आएगा तो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। बस इतना सिंपल है। ठीक है, n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH कौन सा सही हो जाएगा? B नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भैया, दो बार परीक्षा में पूछा चुंबकशीलता के विमा। चुंबकशीलता का मात्रक बताए थे? हाँ सर मात्रक बताए हैं। म्यू का मात्रक क्या है बताओ, याद करो, पीछे भी बताए थे म्यू का मात्रक। म्यू का मात्रक हमने पीछे बताया था μ0 का। इसका मान और मात्रक दोनों बताओ। मान तो इसका हो गया 4π × 10⁻⁷, इसका मान हो गया। मात्रक इसका हो गया प्यारे बच्चे N/एम्पियर², ये मात्रक हो गया। धारा का बल का विमा क्या होती है? बल की विमा होती है mL/T-2, ये बल की विमा है। और धारा की विमा हो गई A², धारा I लिखा है, धारा I लिखा है तो I से लिख दो I²। ठीक है, अब मैं आपको विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं इसकी भी मैं वीडियो ला चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं अभी कुछ दिन पहले वीडियो लेकर के आया था। ठीक है, चलो अब I के पावर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? mL/T-2 I-2 प्यारे बच्चे। ठीक है, ये हो जाएगा mL/T-2 I-2, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, बताइए उसकी चुंबकशीलता का मान कितना हो जाएगा? किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता का मान होता है वो 1 से बहुत ज्यादा होती है। 1 से क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। म्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, याद रखना एक बात। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। निकिल क्या होता है प्यारे बच्चे? लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। क्या है ये? लौह चुंबकीय पदार्थ है, याद रखना इस चीज को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है μ/μ0 बराबर μr। μ/μ0 किसके बराबर हो जाएगा? μr के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपेक्षिक चुंबकशीलता इसके बराबर होती है μ/μ0 बराबर μr। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? संबंध क्या हो जाएगा? जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता होती है, किसी भी स्थान पर पृथ्वी की कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके क्षैतिज घटक का वर्ग और ऊर्ध्व घटक का वर्ग का योग होता है।
यानी कि बी एच का स्क्वायर और बी डी के स्क्वायर का जो वर्ग होगा वो बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में इसका मान बताओगे। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों मित्रों साथियों को जरूर शेयर करिएगा। 3 से लेकर के 5 चैप्टर तक मैंने सारे ऑब्जेक्टिव 100 से ज्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कवर करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपका रिवीजन हो गया होगा, चीजों का समझ में भी आ गया होगा। और मॉर्निंग अगर रिवीजन हो जाए चीजों का तो कितना अच्छा होता है ना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी का रिवीजन हो गया होगा। अब आपकी सब्जेक्टिव की तैयारी। आप सभी को सब्जेक्टिव से डर लगता है, समझ में नहीं आता कैसे लिखना है, ये सब टेंशन दूर करने वाला हूं। 5 चैप्टर के सब्जेक्टिव एक साथ पूरे 100 से ज्यादा सब्जेक्टिव लेकर के आ रहा हूं। कब? सैटरडे को लेकर के आ रहा हूं। सैटरडे यानी शनिवार को सुबह 7 बजे मैं आपको 100 से ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मैं खड़ा हूं यहां पे, कोई डरना नहीं है। एकदम तैयारी करेंगे जोरदार तरीके से। ठीक है, तैयारी करेंगे जोरदार तरीके से, मजा आ जाएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। शेयर करना मत भूलना प्यारे बच्चे, और लाइक जरूर कर देना। सारे साथी लाइक करते रहो फटाफट से।